नमस्कार। आज बात करते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी की। ये एक बहुत बड़ा संगठन है ना। तो सवाल उठता है कि आखिर ये चलता कैसे है, इसकी पूरी गवर्नेंस, इसकी बनावट कैसी है। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे निगम की, जो कि इसकी सबसे बड़ी बॉडी है। फिर देखेंगे स्थायी समिति को, जो सारे काम संभालती है। इसके बाद मेडिकल सलाह के लिए जो चिकित्सा परिषद है उसे समझेंगे। और हाँ, इन सब के सदस्यों के लिए क्या नियम कानून है और पूरे सिस्टम पर चेक कैसे रखा जाता है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ऊपर से, यानी निगम से। आप इसे पूरे ईएसआईसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स समझ सकते हैं। यही वो बॉडी है जो सबसे बड़े फैसले लेती है। तो सबसे पहले ये ईएसआईसी है क्या चीज? देखिए, ये भारत की आज़ादी के तुरंत बाद 1948 में बनाया गया एक कॉरपोरेट बॉडी है। मतलब इसकी अपनी एक कानूनी पहचान है। और इसका एक ही बड़ा मकसद है, करोड़ों कर्मचारियों के लिए जो बीमा योजना है उसे चलाना, उसे मैनेज करना। अब देखिए, इस निगम में कौन कौन लोग होते हैं, और यही इसकी सबसे खास बात है। इसमें सरकार के लोग हैं, कंपनियों के मालिक हैं, माने के नियोक्ता, फिर कर्मचारी भी हैं, डॉक्टर हैं, और तो और संसद के 3 सदस्य भी। मतलब ये कि हर किसी की आवाज यहां तक पहुंचती है। कोई भी फैसला लेने से पहले हर तबके की राय ली जाती है, ताकि जो भी हो सबके भले के लिए हो। अच्छा, निगम तो हो गया टॉप लेवल। अब आते हैं उस टीम पर जो रोजमर्रा का काम देखती है। इसे कहते हैं स्थायी समिति या फिर स्टैंडिंग कमेटी। समझिए, ये ईएसआईसी का एग्जीक्यूटिव इंजन है। इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि जो निगम है वो हमारी संसद है, तो ये जो स्थायी समिति है वो उसका मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट है। ये एक छोटी टीम है जिसे निगम में से ही चुना जाता है, ताकि फैसले तेजी से लिए जा सकें और काम फटाफट हो। और हाँ, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो इसके पदेन सदस्य हैं। मतलब जो भी उस कुर्सी पर बैठेगा वो ऑटोमेटिकली इस कमेटी का मेंबर बन जाएगा। और मजे की बात यह है कि समिति में जो 8 सदस्य चुने जाते हैं उनका चुनाव भी बड़े ध्यान से होता है। इसमें भी आपको नियोक्ताओं के प्रतिनिधि मिलेंगे, कर्मचारियों के प्रतिनिधि मिलेंगे, एक मेडिकल प्रोफेशन से और एक संसद से। मतलब जो बैलेंस बड़े निगम में है वही बैलेंस इस छोटी कमेटी में भी बनाकर रखा गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि निगम का काम है बड़ी बड़ी नीतियां बनाना, एक विजन देना, और स्थायी समिति का काम है उन नीतियों को असल में लागू करना, जमीन पर उतारना। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल मामलों की। इसके लिए एक अलग ही बॉडी है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये इस पूरे ऑपरेशन का मेडिकल ब्रेन है। अब इस काउंसिल में कौन कौन होता है? देखिए, इसमें हेल्थ सेक्टर के बड़े बड़े लोग हैं। ईएसआई के डायरेक्टर जनरल तो हैं ही, साथ में देश की हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल भी हैं। फिर हर राज्य से एक एक प्रतिनिधि। और हाँ, यहाँ भी वो बैलेंस बनाए रखने के लिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के लोग भी हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, जो 3 मेडिकल प्रोफेशनल चुने जाते हैं उनमें से एक महिला का होना कंपलसरी है। तो ये काउंसिल करती क्या है? इसका काम एकदम साफ है। पहला, मेडिकल बेनिफिट्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर सलाह देना। और दूसरा, अगर किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच करना। तो ये सलाहकार भी है और एक तरह से वॉचडॉग भी। यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फर्क है। याद है, स्थायी समिति का कार्यकाल 2 साल का था, पर मेडिकल काउंसिल का कार्यकाल पूरे 4 साल का होता है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मेडिकल मामले बहुत गंभीर होते हैं। यहाँ पॉलिसी में स्थिरता और निरंतरता की जरूरत होती है। बार बार बदलाव ठीक नहीं। तो अब हमें तीनों मेन बॉडीज के बारे में पता चल गया है। पर इन बॉडीज में जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए भी तो कुछ नियम कायदे होंगे, है ना? चलिए अब जरा उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हर किसी को तो नहीं दी जा सकती। इसलिए कानून में साफ साफ लिखा है कि कौन व्यक्ति मेंबर नहीं बन सकता। जैसे कि अगर किसी को दिमागी तौर पर अस्वस्थ घोषित कर दिया गया हो, या कोई दिवालिया हो गया हो, या फिर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में उसका पर्सनल फायदा हो, या किसी नैतिक अपराध में उसे सजा हुई हो। इन सब सूरतों में वो व्यक्ति मेंबर बनने के लिए अयोग्य माना जाएगा। और अगर किसी मेंबर को रिजाइन करना हो तो तरीका बिल्कुल सीधा है। उन्हें केंद्र सरकार को एक लिखित नोटिस देना होता है। जैसे ही सरकार इस्तीफा मंजूर करती है, वो सीट खाली हो जाती है।
ये वाला नियम बड़ा मजेदार है। इसमें ये पक्का किया जाता है कि मेंबर सिर्फ नाम के लिए ना हो बल्कि काम भी करें। अगर कोई सदस्य बिना बताए लगातार 3 मीटिंग्स में नहीं आता तो उसकी मेंबरशिप अपने आप खत्म हो सकती है। हाँ, बाद में अगर वजह सही लगे तो उसे बहाल भी किया जा सकता है, पर इससे ये साफ होता है कि यहाँ सिर्फ गंभीर लोग ही टिक सकते हैं। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी चीज पर। वो क्या है? वो है एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करता है कि ये बड़ी बड़ी बॉडीज अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करें। इसे कहते हैं सुपर सेशन की शक्ति। ईएसआई एक्ट में ही ये लिखा हुआ है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि निगम या स्थायी समिति लगातार अपना काम ठीक से नहीं कर रही है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है तो फिर सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे किसी को भी हटा दे। इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, फिर उस बॉडी को अपनी बात रखने का, कारण बताने का पूरा मौका दिया जाता है, और अगर जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं होती तब जाकर उसे भंग किया जाता है और तुरंत एक नई बॉडी बना दी जाती है ताकि काम न रुके। तो अगर हम इस पूरी संरचना को देखें तो ये काफी जटिल लगती है ना? पर ये जानबूझकर ऐसी बनाई गई है। इसका मकसद है अलग अलग समूहों के प्रतिनिधित्व, रोजमर्रा के प्रशासन और एक्सपर्ट्स की सलाह के बीच एक सही बैलेंस बनाना। ये एक ऐसा जाल है जिसे नियमों और चेक्स एंड बैलेंस के धागों से बुना गया है। तो ये था ईएसआईसी की पूरी गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट। ये पूरी संरचना 1948 में डिजाइन की गई थी। अब एक सवाल मन में आता है कि इतने सालों बाद आज के मॉडर्न इंडिया में क्या ये स्ट्रक्चर आज भी उतना ही रेलेवेंट है? क्या ये आज की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।